नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और ये कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डीएलएड में आपका जो सेकंड पेपर है, उसी के 2 सेक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद और बाल अधिकारों की हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से कानून हैं, जो बाल अधिकारों से संबंधित है, जो आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं और जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि हम इसके साथ-साथ बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि मौलिक अधिकार शिक्षा में मौलिक शिक्षा को मौलिक अधिकार से कब जोड़ा गया। तो ये आपका मौलिक अधिकारों को शिक्षा में जोड़ा जाना भाग 3 में हुआ है। ये सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आपको पता है कि अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। उसमें लिखा गया है कि मनुष्य को जीवन जीने का अपना अधिकार है, बिना उस किसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आप किसी के जीवन को खत्म नहीं कर सकते। तो उसी अनुच्छेद में शिक्षा को अधिकार को जोड़ा जाना यह साबित करता है कि प्राथमिक शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगला है अनुच्छेद 39, एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद 21 ए था, दूसरा अनुच्छेद 39 है, इसमें समान अवसरों की बात की गई है। यह नीति निर्देशक तत्वों में आता है, भाग 4 का हिस्सा है। इसमें बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से बचाव की बात कही गई है। अनुच्छेद 41 शिक्षा और रोजगार का अधिकार देता है। यह कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नागरिकों को शिक्षा और रोजगार देने के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, नागरिकों को शिक्षा दे और साथ ही साथ रोजगार दे, यह नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। लेकिन यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसीलिए यह बाध्यकारी नहीं है। आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सुनने में तो बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगला अनुच्छेद हमारा है इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 45, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा। 6 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान माता पिता और उसके परिवार के सदस्यों का है, 6 वर्ष तक। ठीक है, यह अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, शिक्षा में सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? देखिए, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, कई वर्गों में बटा हुआ है, कई जातियों, कई धर्मों में बटा हुआ है। तो कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जैसे एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिनकी शिक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है। उन्हें शिक्षा में लाने के लिए, सामान्य लोगों के समान शिक्षा में लाने के लिए उन्हें कुछ प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 46 में कि उनके आर्थिक हितों की रक्षा कर की जाए। ठीक है, अगला आपका महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 29। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, भूलिएगा मत। ये संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण की बात करता है। ये कहता है कि किसी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी भी वर्ग के नागरिकों को। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन उनके कल्चर बहुत ही अलग हैं। जैसे आपके सिंधी हो गए, आपके ये पारसी हो गए, अगर कुछ कहीं-कहीं बचे हैं तो ज्यूस होंगे, कहीं-कहीं आपके बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या उनकी जैन की है, बौद्ध की जनसंख्या कम है, ठीक है? तो जिसकी जनसंख्या कम है, जो कम लोग हैं ऐसे लोग, या मुस्लिम हैं, मुस्लिम हालाँकि इनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन इन सब को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 प्रोवाइड कराता है, ठीक है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, बहुसंख्यक में हिंदू को रखा गया है और जितनी भी इसमें धर्म के लोग हैं वो सारे अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों को अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी तरह का, अपने इंटरेस्ट की तरह का शिक्षा संस्थान अधिकार संचालित करने का अधिकार है। आपने देखा होगा क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल चलाते हैं, मुस्लिम के मदरसे चलते हैं, और सिख के आपके जो सिख कम्युनिटी है उनके भी कुछ स्कूल चलते हैं। ऐसे-ऐसे करके जितने भी अल्पसंख्यक हमारे देश में हैं, जैन के हैं, बौद्ध के हैं, सबके विद्यालय, स्कूल और मठ चलते हैं और इन्हें सरकार सपोर्ट करती है। अगला है अनुच्छेद 51 ए, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दिया गया है माता-पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता-पिता और अभिभावक शिक्षा दिलाएं। ये फिर अगला अगला पॉइंट है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 73वां और 74वां। आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ध्यान से देखिए, एक एक अनुच्छेद ये आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं ज्यादातर। और आपको अनुच्छेद संख्या के साथ साथ ये भी याद रखना है कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 73वां और 74वां, आपको पता होगा कि 73वां और 74वां अनुच्छेद जो है वो स्थानीय स्वशासन, जो आपके स्थानीय स्वशासन है, जैसे आपकी नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत, इनसे संबंधित है। यह संविधान में यह दिया गया है इन संशोधनों में कि स्थानीय स्वशासन जो है वो शिक्षा के लिए कार्य करें। फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 जी और 243 डब्ल्यू, ठीक है। तो ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है। फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 86वां, ठीक है। ये अनुच्छेद नहीं है, एक संविधान संशोधन है, 86वां, सन 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 इसमें जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो मौलिक अधिकार होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009 आपको पता है, यह भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए कार्य करती है। क्या निष्कर्ष निकला इन सब बातों का? इन सब बातों का यही निष्कर्ष है कि भारतीय संविधान शिक्षा को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य के रूप में मान्यता देता है। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों को इस संवैधानिक अनुच्छेदों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रदान कर सकें। एक शिक्षक के तौर पर आपको इसकी जानकारी बिल्कुल ही होनी चाहिए ताकि आप छात्रों को समान रूप से देखें और समान रूप से उन्हें ट्रीट करें। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप एक शिक्षक बन जाते हैं तो विद्यालय में सभी विद्यार्थी आपके छात्र ही हैं। अगले हम देखेंगे डीएलएड की परीक्षा में कुछ प्रश्न जो इनसे पूछे गए हैं, जो संभावित आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जल्दी जल्दी देखेंगे, 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 21A में, अभी अभी हम करके आए हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान शिक्षा से संबंधित है वो अनुच्छेद 51A में है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला है राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपका 2009 में, ठीक है। 2009 में आया था, 1 अप्रैल 2010 को पूरी तरह लागू हुआ। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो अधिकार देता है अनुच्छेद 30, ठीक है। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करेगा? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर है 45। अगला है, संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? तो कौन सा अनुच्छेद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अनुच्छेद 46। अगला है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को शिक्षा से संबंधित शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? तो अनुच्छेद है 243 जी और 243 डब्ल्यू। ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये लोकल लेवल पे है, ये आपके पंचायती व्यवस्था पर है। अगला है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? आपको पता है कि भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, 3 हैं। पहला है आपकी सेंटर की, दूसरा स्टेट की है, थर्ड है आपकी कंकरेंट, ठीक है, जिसका मतलब आपका समवर्ती सूची है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो किस सूची में रखा गया है शिक्षा को? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है? तो कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है? वो बदलाव आपका है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, शिक्षा आरटीई एक्ट को लागू करना, निजी स्कूल में 25% सीटें रिजर्व करना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये इसका अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 29 है। आगे का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके डीएलएड पाठ्यक्रम में सेकंड पेपर में दिया हुआ है कि कौन कौन से बाल अधिकार हैं जो आपको एक शिक्षक के तौर पे जानने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बाल अधिकार, ठीक है। तो सबसे पहला है बालक श्रम वर्गीकरण अधिनियम, दूसरा है कारखाना अधिनियम, तीसरा है खान अधिनियम, चौथा है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, पांचवा है बाल श्रम अधिनियम और छठवां है पॉक्सो, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे जो आपके अधिनियम है, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम, ठीक है। बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम
ध्यान रखिए कि अधिनियम कब आए थे, क्योंकि आपके परीक्षाओं में डेट वाइज पूछा जाता है। बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, 1933 की बात कर रहे हैं। द चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह क्या कहा गया है कि यह कानून बच्चों को उनके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मजदूरी के बदले गिरवी नहीं रखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि पूर्व के समय में ऐसा होता था कि बच्चे जो माता पिता होते थे, माता पिता बच्चों को गिरवी रख देते थे, अपने बच्चे को गिरवी रख देते थे, ताकि अ, उनके मजदूरी से वो कमाई करके पैसा ले सके। मतलब अपने बच्चे को ले गए एक किसी ठेकेदार के यहाँ या किसी जमींदार के यहाँ और कह दिया कि आप इससे काम करवाइए, जो भी पैसा होगा वो हमें आप डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो यह एक गैर कानूनी कार्य है। यदि कोई माता पिता या संरक्षक या नियोक्ता कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उसको देखभाल करने वाला हो या उसका कोई नियोक्ता हो, जबरदस्ती बच्चे से काम करवाने के लिए गिरवी रखता है, तो यह अपराध माना गया है 1933 के एक्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, श्रम गिरवीकरण का मतलब क्या होता है? गिरवी का मतलब गिरवी रखना, इस शब्द से आप समझ सकते हैं। अगला एक्ट है कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस कानून के तहत सबसे पहले आपको उम्र को भी ध्यान रखना है कि किस किस उम्र के बच्चों की बात की गई है किस एक्ट में। तो इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने की अनुमति नहीं है। 14 से 18 वर्ष के किशोर कुछ शर्तों के साथ कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ माहौल मिलना चाहिए। कारखानों में बच्चों के शोषण और असुरक्षित काम से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई नहीं होता, वहीं देखने वाले होते हैं। अगर उनकी उम्र 14 से 18 साल है तो वो किशोर कुछ शर्तों के साथ वहाँ कार्य कर सकते हैं, नहीं तो 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाने में काम करवाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अगला है माइन एक्ट 1952, खान अधिनियम 1952। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खादान में काम करने से रोकता है, चाहे कोई भी खादान हो, कोयले की खादान हो, सोने की खादान हो, या तो कोई और मेटल हो, ऐसा कुछ भी खदान हो, वहां पर बच्चा काम कर नहीं सकता 18 वर्ष से कम। खदानों में काम बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बच्चों को इससे बचाने के लिए यह कानून बनाया गया है ताकि बच्चे इससे सुरक्षित रहें। अगला है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। देख सकते हैं आप कि इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं जो मोटर परिवहन जैसे बस ट्रक आदि से जुड़े कोई भी कार्य करते हैं, तो उन्हें इसके लिए रोक लगाया जाना चाहिए। सरकार इस पर रोक लगाती है और ये गैर कानूनी है। 14 से 18 वर्ष के किशोर कुछ नियमों के तहत काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा और आराम की सुविधा मिलनी चाहिए। आज का जो समय है, वर्तमान समय है, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए। इन सब को बचाने के लिए सरकार ने ये कानून एक के बाद एक करके वो लेके आए हैं, जिससे इन सब बच्चों की रक्षा कर सके, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर भविष्य ही इस तरह से अधर में चला जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि बच्चे इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जो उनके लिए ठीक नहीं है। अगला है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये थोड़ा नया वाला है और सब बहुत पुराने थे। इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, जितने खतरनाक काम है जैसे फैक्ट्री में, खदान में, होटल में, इन सब में काम नहीं कर सकते। कुछ कामों में 14 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों को कुछ नियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है। 2016 के संशोधन के बाद घरेलू काम और पारंपरिक उद्योग जैसे कढ़ाई अगरबत्ती बनाना में बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई। आप देखते होंगे कि जो खतरनाक काम है, फैक्ट्री, खदान या होटल में काम करना, इन सब कामों को बच्चों को रोक लगाया गया। तो लोगों ने कुछ ऐसे उद्योग जो पारंपरिक थे, घर बैठ के करने वाले थे, उन उद्योगों में बच्चों को लगाना शुरू किया। कढ़ाई बुनाई का काम, अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, इन सब चीज़ों को लगा दिया। तो सरकार ने 2016 में लेबर एक्ट को ही संशोधित करके, चाइल्ड लेबर एक्ट को ही संशोधित करके इसमें ये जोड़ दिया कि आप इन सब कामों में भी बच्चों को नहीं लगा सकते। उम्र का बिल्कुल ध्यान रखेंगे किन किन उम्र के बच्चों की बात हो रही है। अगला आपका एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पॉक्सो। आपने कई बार सुना होगा कि छोटे बच्चों के साथ
या छोटे बच्चियों के साथ चाइल्ड एब्यूज हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाती है, ऐसे कृत्य कर दिए जाते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय होते हैं, बहुत ही खराब होते हैं। उन कृत्यों से बचाने के लिए, उन सब चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2020 2012 पॉक्सो को इंट्रोड्यूस किया, पॉक्सो को लगाया, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों जो कि इन सब चीज़ों से फंस सकते थे, बहुत सारे बच्चों को बचाया गया है और इन्हें ये सब करने के लिए रोका गया है। यह कानून 18 वर्ष से कम बच्चों के यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको पता होगा आज इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वीडियो, बहुत सारे ऐसे कंटेंट मौजूद हैं जो बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, बच्चों को खराब कर सकते हैं या बच्चे उसमें फंस सकते हैं। उन सबको ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है। इसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को सख्त सजा देने का प्रावधान है। पुलिस को जैसे ही शिकायत मिलती है, पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करती है और बच्चों के लिए विशेष अदालतों की भी व्यवस्था की गई है। इन सब को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीखते हैं शिक्षक के तौर पर? ये सभी कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ बेहतर जीवन देने के लिए बनाए गए हैं। बाल श्रम और शोषण को रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर इन कानूनों को और मजबूत किया है। तो एक शिक्षक के तौर पर आप अपने समाज में, आप अपने विद्यालय में और आप अपने जानने वालों में इसकी जागरूकता फैलाएं कि ये सब कानून बने हुए हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को विद्यालय भेजें, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, न कि इन सब कामों के लिए भेजें जो ये सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं है, जो सरकार मानती नहीं है, जिसे सरकार गैर कानूनी मानती है। आगे हम देखेंगे कुछ फटाफट प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक से संबंधित। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी एमसीक्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और गलत होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन फैक्ट पे बेस रहते हैं। सबसे पहला हम एक एक करके देखते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बाल श्रम गिरवीकरण कब अधिनियम कब लागू हुआ? तो सबसे पहले यही अधिनियम लागू हुआ था, ये 1933 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला है बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को गिरवी रखकर मजदूरी करवाना, इसे रोकना होगा, इसके लिए यह अधिनियम लाया गया। अगला है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कितनी उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने की अनुमति नहीं है? तो कितने उम्र के बच्चे? 14 वर्ष के बच्चों को आप कार्य नहीं करा सकते, ये जो कारखाना अधिनियम एक्ट है। अगला है कारखाना अधिनियम के तहत 14 से 18 वर्ष के किशोरों को काम करने के लिए क्या अनिवार्य शर्त रखी है? क्या काम कर सकते हैं वो? उसके लिए उन्हें अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तभी वो कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है खान अधिनियम 1952 के अनुसार कितनी उम्र से बच्चे खदानों में काम करने की अनुमति नहीं है? किस उम्र के बच्चे खदानों में कार्य नहीं कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन 12, 14, 16 और 18 है। तो सही उत्तर है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खदानों में काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलने वाली है। अगला है खान अधिनियम का उद्देश्य क्या है? खान मतलब ये खदानों की बात कर रहे हैं। खदानों में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, खदानों में बाल श्रम को रोक लगाना, मजदूरों को अधिक वेतन दिलाना, खदानों में काम करने के लिए लाइसेंस जारी करना। तो यह बाल श्रम पर रोक लगाती है। खदानों में बाल श्रम पर रोक लगाती है, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया है। मोटर परिवहन मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत कितनी उम्र के बच्चों को परिवहन उद्योग में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? आप जानते हैं ये 14 वर्ष से कम के बच्चे कभी भी इन क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते हैं। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चालकों को लाइसेंस देना, उद्योगों में काम करने से बच्चों को रोकना, सड़क सुरक्षा के नियमों को लागू करना, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस प्रकार के कार्यों में काम करने से रोका गया है? तो किस प्रकार के कार्यों में काम करने से रोका गया है? खतरनाक उद्योगों में कार्य करने से रोका गया है। 2016 के संशोधन के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किन क्षेत्रों में काम से प्रतिबंधित किया गया है? तो कौन से क्षेत्र हैं? तो वो आपके हैं घरेलू और पारंपरिक उद्योग। आपको पता है छोटे और पारंपरिक जो उद्योग होते हैं वहाँ भी बच्चों को लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है, दरअसल वो भी काम करवाते हैं। एक तरह का उनका शोषण होता है, इसलिए सरकार ने अपने 1986 के लेबर एक्ट को संशोधित करके 2016 में संशोधित किया और इसे जोड़ दिया
कि जो भी घरेलू उद्योग हैं उसमें भी बच्चे कार्य नहीं कर सकते जब तक सरकार की अनुमति ना हो या तो एक निश्चित नियम के तहत वो ना गए हों। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको कक्षा बताइएगा हमें कमेंट करके। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, फटाफट इसको करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए ताकि आप डीएलएड में अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। थैंक यू सो मच।